नमस्कार देहरादून और नमस्कार उत्तराखंड। देवभूमि है, देवों की भूमि है और मैं और मेरे साथ पूरा अमर उजाला परिवार हर्षित है और खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता है कि अवसर हमें मिल रहा है कि अपने संवाद के जो द्वितीय हमारा पूरा सत्र है उसका आगाज भी उसी तरीके से इस देवभूमि से हो रहा है जैसे हमने पिछले साल किया था। और जब इस देवभूमि का आशीर्वाद लेकर हम यहां से निकलकर चंडीगढ़, जम्मू और लखनऊ में गए, जिस तरह का प्रतिसाद मिला, जिस तरह की सार्थक बातचीत हुई अजय जी, तो देवभूमि के प्रताप का हमें पता लगता है। बहुत पवित्र, बहुत सुंदर और बहुत भाव भरा आगाज हुआ जब पूजनीय गोविंद देव जी ने शुरुआत की और उन्होंने देवभूमि के जो मुद्दे उठाए हैं उन्हीं मुद्दों पर यहां बैठने से पहले मैं अजय जी से चर्चा कर रहा था। उन्होंने कालिदास के कुमार संभव की बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। अस्तु उत्तराश्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। तो जो खुद देव है, पर्वत और पर्वतों का भी राजा है, उस हिमालय पर्वत की यहां पर हम गोद में बैठे हैं, उसके आंचल में बैठे हैं। उनको सबको प्रणाम करते हुए अजय जी, आप अल्मोड़ा से ही आते हैं। बहुत कम आयु में आपने अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया। 2 बार के विधायक और 3 बार के लगातार के सांसद। मैं चाहता हूं सबसे पहले जोरदार तालियां। मैं उत्तराखंड के विकास पर आऊंगा अजय जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देवभूमि की इन पहाड़ी की घुमावदार गलियों से जब एक युवक निकलता है और वो बिल्कुल निचले स्तर की, जो हमारे यहाँ की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें पंचायत स्तर की राजनीति से देश की नीति निर्धारक संस्था संसद तक का सफर तय करता है, तो ये पंचायत से संसद तक का आपका सफर कैसा रहा? और देवभूमि का ये युवा जब संसद में बैठकर उत्तराखंड की आवाज को बुलंद करता है तो अपनी राजनीतिक यात्रा को किस तरीके से देखता है? अमर उजाला के सभी जितने भी हमारे, जिन्होंने लगातार वर्षों से देश दुनिया के अंदर समाचारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने में बहुत लंबा समय से आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जितने भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे फौजी जो हमारी पहचान है, ऐसे हमारे सभी मार्गदर्शक भाई अनिल दा। जैसा आपने बोला कि पंचायत से लेकर के देश की सबसे बड़ी संसद जो देश के अंदर नीति निर्माण करती है, ऐसी जगह में आप तक का सफर कैसा है? मेरा, चूंकि मैं राजनीतिक परिवार से नहीं, मेरे पिताजी भी क्लास 1 ऑफिसर रहे, माताजी भी जॉब पर रही, तो एक मन में ध्यान रहता था जब हम उत्तराखंड राज्य को लेकर के आंदोलित होते थे और ध्यान में ये आता था कि यार ये हम यूपी जाते थे, उत्तर प्रदेश जाते थे, तो लगता था कि यार उत्तराखंड राज्य में इतनी सारी संभावनाएं हैं मगर बहुत कम लोग यहाँ को ध्यान दे पाते हैं। सिर्फ इसलिए देते हैं कि बहुत दूर है, सुविधाएं नहीं है। तो राज्य के आंदोलन के साथ ही मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर भी था और इसलिए विद्यार्थी परिषद के काम करने के साथ ही मैं पंचायत में आया और पंचायत में आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे भारतवर्ष में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे सबसे कम उम्र का काम करने का अवसर मिला। और मैं वहां से समझ पाया कि गांव की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पहाड़ का दर्द है, वो दर्द वास्तव में जायज था। हमारी जो घर की व्यवस्थाएं, गांव की व्यवस्थाएं हैं, वो स्वयं पर आधारित होती थी, चाहे वो जंगल है, पानी है, गांव के खेत है, खलियान है, या अपने जानवरों पर आधारित जीवन शैली को चला करके माता पिता का एक ही सपना होता था कि मेरा बच्चा पढ़ ले, लिख ले, बहुत ज्यादा हो तो फौज में चले जाए, थोड़ा और पढ़ ले तो कहीं इंजीनियर बन जाए, कहीं डॉक्टर बन जाए। तो ये ध्यान में रहता था। क्योंकि मैं उस परिवार से हूं कि उत्तराखंड की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट लक्ष्मी टम्टा 1936 में जी, वो प्रयागराज इलाहाबाद से पहली ग्रेजुएट महिला होती थी पूरे उत्तराखंड की। और उन्होंने सबसे पहला अखबार भी निकाला था, समता।
अच्छा, ये 1925 में समता अल्मोड़ा से निकलता था हरिप्रसाद टमटा जी का। तो इसलिए क्या है कि वो ध्यान में रहता था कि परिवार की बातें सुन के कि भाई संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो इसी को देखते हुए मुझे अवसर मिलते गए और मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य भाई बहनों का बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे लगातार अवसर दिया है, कभी मुझे कमजोर नहीं होने दिया है और मेरे हर काम से जुड़े रहे हैं। इसलिए मुझे पंचायतों से लेकर संसद में जाने का अवसर मिला और जो भी अवसर मुझे मिला, चाहे उत्तराखंड राज्य में भी मैं कैबिनेट मंत्री रहा जनरल खंडूरी जी के साथ, तो उस समय भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, होम था, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का अवसर मिला है। ये सफर बहुत आनंदमय है और इस सफर में मेरे लिए और सौभाग्य है कि मुझे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मुझे काम दिया है वो मेरे मन का काम दिया है और जिनसे हम लोग जूझते रहे सड़कों से, उन सड़कों को और अच्छा बने, ये काम मुझे मिला। और मैं चाहता हूं कि नितिन गडकरी जी के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर सड़कों के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर एक विशेषता बनाई है, उसमें मैं भी एक 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उसमें भी साथ में मिलकर काम। संवाद का मंच की एक खासियत है, जितने भी संवाद हुए हैं बहुत सारी बातें पहली बार उद्घाटित होती है। जैसे शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि टमटा जी उस परिवार से आते हैं जहां से उत्तराखंड की पहली महिला ग्रेजुएट निकली और वहीं से इन्होंने संघर्ष का और पहली बार कुछ नया करने का शायद सबक सीखा और इसीलिए वो परिवार जो नौकरी पेशा परिवार था वहां से राजनीति में आ गए। मैं उत्तराखंड के विकास और सड़क और जो अभी आपको परिवहन मंत्रालय मिला है उस पर भी आऊंगा। आपकी राजनीतिक यात्रा पर ही रुकते, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अजय टमटा जी अचानक अल्मोड़ा से निकले और राजनीति में आ गए और सड़क परिवहन मंत्री बन गए, पहले कपड़ा। 2 बार आपने विफलता का स्वाद भी चखा और सफलता से बहुत थोड़ी सी दूर रह गए। जैसे अभी हमारे ओलंपिक के बहुत सारे एथलीट बहुत थोड़े से, और फिर लोगों को उसके पीछे का संघर्ष नहीं समझ में आता, विधायक के लिए भी और संसद के लिए भी 2 बार ऐसा हुआ। उस सबक के बारे में बहुत अच्छी बात अभी हो रही थी पीछे जब हम ग्रीन रूम में बैठे थे। मैं चाहता हूं कि संवाद के मंच से भी वो बात आए। एक बार तो जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा था, तो उस समय मैं चुनाव लड़ा था विधायक का और एक विफलता वो है ये है कि 2007 से लेकर के 9 तक मैं मंत्री था, कैबिनेट मंत्री जनरल साहब के साथ। तो उस समय 9 में मुझे लोकसभा का चुनाव टिकट दिया गया और उस समय पूरे देश के अंदर हमारी बड़ी विफलता रही और उस समय 6200 वोटों से मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में लूज किया, मगर मुझे फिर भी अवसर मिला। और ऐसा नहीं है, राजनीति में सामाजिक जीवन में सफलता विफलता मिलते रहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, काम करते रहना चाहिए और जनता के साथ भी जुड़ाव रहना चाहिए और जनता के समस्याओं के समाधान में जब आप नहीं भी रहो तो काम करते रहना चाहिए। ऐसा बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधे आता हूं उत्तराखंड के विकास की बात पर, और उत्तराखंड जिसको पूरा देश, और अभी गोविंद देव गिरी जी भी कह रहे थे कि पूरे देश को एक दिशा देने वाला और एक आध्यात्मिक चेतना देने वाला राज्य है, और इसके लिए अलग राज्य की मांग भी इसलिए हुई थी कि इसका विकास हो। तो विकास की वो दिशा क्या हो, और इस विकास के साथ साथ कुछ वो दृश्य हम देखते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा विनाश की तस्वीर नजर आती है। केदारनाथ की आपदा हुई, पर्यावरण से आप बहुत प्रेम करते हैं, पर्यावरण के मुद्दों से आप बहुत करीब से जुड़े रहते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना और उसकी वजह से त्रासदी का आना और इसके बीच विकास के लिए सड़कों का बनना, इन दोनों में एक तरह का अंतर्द्वंद है। और जो लोग इस पर्यावरण से प्रेम करते हैं उनको लगता है कि ये जो विरोधाभास है इससे कैसे निपटा जाए, और इस विरोधाभास की सबसे ज्यादा चर्चा उन नीति निर्धारक कमरों में होती होगी जहां पर अब आप बैठे हैं। और चूंकि आप उत्तराखंड से आते हैं, वहां से आप इस मसले को बहुत गंभीर है कैसे देखते हैं? आपने 2 बात कही उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड के पर्यावरण जो ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। पहला तो यह है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर इतनी सारी संभावनाएं हैं, मैं समझता हूं कि अपने आप में हम चाहे वो किसी भी सेक्टर में बोले, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भगवान भोलेनाथ की कृपा से विशेष बनी हुई है। जो उत्तराखंड राज्य की टोपोग्राफी है उस हिसाब से मैं कहता हूं कि देखिए, हम हॉर्टिकल्चर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। अभी हम लोग करीब करीब बहुत ज्यादा नहीं तो 10-12% ही हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की पूरी अर्निंग हॉर्टिकल्चर पे, कैश क्रॉप्स पे, सब्जियों पे है। अगर जड़ी बूटियों में है तो थोड़ा सा, मैंने अभी आपको खुद ही बताया कि 20% में, क्योंकि कारण क्या है, सरकार सहयोग कर सकती है।
सरकार हर प्रकार से मदद करने के लिए चाहे जो भी है टेक्नोलॉजी से लेकर के सीट से लेकर कर सकती है, मगर उत्तराखंड की अभी भी बात महाराज जी भी बोल रहे थे कि उत्तराखंड की जवानी को यहाँ रोकना पड़ेगा, उसको वो सब चीजें हम दे करके उसका मन बनाना पड़ेगा। जब तक हम मन नहीं बनाएंगे, आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के लेकर के उत्तराखंड के अंदर लोगों से जमीनें लीज पे ले रहे, वो सोचते हैं कि हम यहाँ कुछ करेंगे। तो उत्तराखंड के विकास के अंदर अगर हम कहते हो तो सबसे पहले यहाँ की जो जमीनें हैं, वो जमीनों के अंदर वहां के अनुरूप हम लोग काम करना शुरू करें, उस पर उत्पादन शुरू करें। बिना धरती माँ को पूजे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा कि आज आप देखते हैं कि कोरोना काल में मैंने ये देखा कि पूरे देश भर के अंदर सारे लोग, बड़े बड़े लोग मेरे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी में रह करके अपने जीवन को भी बचा रहे थे और वहीं से ऑनलाइन काम कर रहे थे। 1 साल 2 साल लोगों ने काम किया। तीसरा काम कि आज हम देखते हैं कि जितनी गर्मी पूरे देश के अंदर हो रही है, आज देहरादून के अंदर और 4 धाम के अंदर समय लोगों के पास ट्रैफिक जाम रहता है, और ये 3-4 महीने गर्मियों के समय में हमारे यहाँ लोग आते हैं। उत्तराखंड के अंदर होम स्टे है, उत्तराखंड के अंदर तीर्थाटन है। आज 4 धाम के साथ साथ हमारे पास नए डेस्टिनेशन है। आज आदि कैलाश हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के वहां तक का उस काम को, गुंजी और कुट्टी को, अंतिम गांव को हमको प्राथमिकता दी है। आपने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग, मैं 1990 में पहली बार मैं पढ़ता था, तो मेरी सबसे पहली यात्रा जो थी वो मिल्लम ग्लेशियर यात्रा थी। और आप सबके ध्यान में होगा कि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी अगर कहीं है तो वो उत्तराखंड के अंदर है। और ये ग्लेशियर मैं अभी करीब 1.5 साल पहले गया था, वो ग्लेशियर करीब करीब आधा से 1 किलोमीटर पीछे चला गया। अब आप कहेंगे कि ग्लेशियर पीछे कैसे जाते हैं? ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी है। क्या है कि ग्लेशियर पीछे नहीं जाते, जो हिमखंड होते हैं वो पीछे को हटते, आई मीन जो बर्फ है वो पीछे जाती है। तो हम जहां तक जा नहीं सकते थे वहां तक आदमी जा रहा है। तो ये ग्लेशियर्स का पीछे जाना भी आने वाले समय के अंदर वहां तक भी हमारी रोड पहुंचने वाली है। मुझे लगता है कि हम 4 महीने के अंदर, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मेरे पास ही और वो बीआरओ रोड बना रहा है, तो एक हमारे पास उत्तराखंड के अंदर, एक हिमालय के अंदर एक इको स्नो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा केंद्र हमारे पास है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। और आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो लाज अकेला की घटना हो, सुमगढ़ की घटना हो, केदारनाथ की घटना हो 2013 की, ये लगातार आपदाओं से भी हमको एक ग्लोबल वार्मिंग से हमको समझना चाहिए। एवलांचेस पिघल रहे हैं, एवलांच आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य को हो रहा है। वो किन कारणों से हो रहा है? उत्तराखंड के कारण से हो रहा है या पूरी अर्थ के अंदर ही प्रॉब्लम है? उसका एक बहुत बड़ा ही मैसेज है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अजय जी, कि जब कोरोना काल आया तो पूरे देश में जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बाहर के सारे लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स उत्तराखंड में आ गए। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या तो प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन है। उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड में रुक जाए, इस पर चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। देखिए, हमारे वहां उत्तराखंड के अंदर हर घर में एक ही बात बोली जाती है कि पढ़िए और लिखिए, चाहे पढ़ लिख करके कुछ भी करो। और मैं इतना जानता हूं कि अगर आप की क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगी, पढ़ाई बढ़ते जाएगी, अब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर तो हमारे यहाँ काम आते हैं, हमारे को जरूरत है, मगर इंजीनियर के लिए हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको हम जॉब प्रोवाइड कर सके। हमको, अब मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूं कि हमको ऐसे कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी उत्तराखंड के अंदर। खासतौर पर देखें, आप देखना कि कई देशों के अंदर आज मेरा बच्चा कहाँ जाता है? नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, उन जगहों पर जाता है जहां उसको वो सुविधाएं और नौकरियां मिल पाती हैं। मगर हमको उत्तराखंड के अंदर भी हमको आईटी के हब्स के रूप में हमको निर्माण करना पड़ेगा, आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम पिथौरागढ़ है जहां हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है और रेलवे कनेक्टिविटी है। इन स्थानों को भी दुनिया के लोगों को बताना पड़ेगा और अपने बच्चों को हम यही रोजगार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, और इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा कि यहाँ की जो प्रतिभा है वो उत्तराखंड के काम है। अभी हमारे संत महाराज गोविंद देव जी भी बोल ही रहे थे, यही बोल रहे थे। मैं उसी को छूना चाह रहा था। एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, फिर आपकी सड़क वाली 2-3 बहुत जरूरी प्रश्न उनको जरूर लेना चाहता हूँ। मैंने एक चीज और नोट की है कि हमारी प्रतिभाओं का कुछ परसेंट वापिस आ रहा है, और ये कारण क्या है कि लोगों ने अपने पढ़ाई के अलावा भी अपने अनुसार यहाँ रोजगार देखना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे हमारे आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी जगहों पर होम स्टे से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसको कर रहे हैं। हाँ, होम स्टे का यूज भी किया था। तो आप जो कह रहे थे कि बच्चे वापस आए तो अच्छी बात है, इसका कोई परसेंटेज हो, डेटा हो, तो हम अमर उजाला से उसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे जिससे और भी युवा प्रेरित हों।
इसी से जुड़ी एक बात है जो बहुत बड़ा दर्द है और जिसको गोविंद देव जी ने भी बहुत मार्मिक तरीके से ही छुआ है। यहाँ की जमीन का मसला है। बाहर के लोग जमीन खरीद रहे हैं और उसको लेकर जो स्थानीय निवासी हैं उनमें एक अलग तरह का चिंता है, भय भी है और आक्रोश भी है, और ऐसा लगता है कि जो यहाँ की जमीन के मालिक है कहीं ऐसा नहीं हो कि वही भूमिहीन हो जाए। और आपकी तरफ से जब मंच से ये बात आएगी कि ऐसा कैसे नहीं होगा, इसको कैसे रोका जा, क्योंकि विकास होगा तो लोग आएंगे तो उनको जमीन चाहिए, उनको जमीन दिए बिना वो यहाँ पर प्लांट फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे, घर रिसोर्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसे में जो स्थानीय व्यक्ति जो इस जमीन का अभी तक मालिक था, उसकी चिंताओं का उत्तर आप कैसे देंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो जमीन के मालिक हैं वो बहुत बड़ी जमीनों के मालिक नहीं है। उनके पास 10 नाली 15 नाली, किसी किसी के पास तो 1 नाली 2 नाली, ऐसी जमीनों के अधिकारी लोग। 2007 के अंदर जनरल खंडूरी जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो पहली कैबिनेट के अंदर मैंने इस बात की चिंता करी थी कि उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मेरे कसार देवी में, कौसानी में, मचखाली में, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग जमीनें बेच रहे थे। तो ये लगता था मुझे कि यार एक दिन तो ये जमीन विहीन हो जाएंगे, कि यही लोग यहाँ जमीन के बिना रहने वाले लोग होंगे और जो बाहर वाले हैं वो आकर के यहाँ के जमींदार हो जाएंगे। तो ये चिंता वास्तव में है और इसलिए हमने 2007 में एक कानून लेकर आए थे कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन उत्तराखंड के बाहरी लोग नहीं खरीदेंगे। हमने इसलिए रोक नहीं लगाई थी, हमने कहा था कि उत्तराखंड में लोग आए मगर अपने रहने लायक जगह बनाए। मगर आज देखता हूं कि मैं बहुत सारे लोग इस पर बिजनेस कर रहे हैं। लोगों के पास खेत नहीं है। आने वाला समय ये बहुत खतरनाक है, इसको हमको बहुत सख्ताई के साथ इसका अनुपालन करना चाहिए कि हम यहाँ के लोगों की ये चिंता होनी चाहिए कि वो जमीन वहीन ना हो। मैं हिमाचल था बीच में, तो अभी अनिल जी यहाँ बैठे हैं, बताना चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर कोई जमीन खरीद नहीं पाता और कृषि वाली जमीन तो बिल्कुल नहीं खरीद पाता। सरकार की अनुमति के बाद भी बहुत मुश्किल का काम है। एक स्थान वहां ऐसा है किन्नौर, हमारे वहां पहले से हिमाचल में क्या कर रहे थे कि वहां की अगर किसी लड़की के साथ किसी बाहर वाले की शादी है तो वो जमीन खरीद सकते थे। अगर किन्नौर एक ऐसी जगह है जहां की लड़की के साथ कोई बाहर वाला भी शादी करता है तो उसको भी जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार का सख्ताई का कानून हमें यहाँ लाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य का होगा। ये तालियां इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तराखंड के दिल में क्या है। और आपने उत्तराखंड के दिल की बात की और अनिल प्रकाश जोशी जी यहाँ बैठे हैं, वो जिस तरीके से गर्दन हिला रहे थे, लगातार इस तपोभूमि से जुड़े हैं, तपस्वी साधक हैं, पर्यावरण की चिंता करने वाले, पहाड़ों की आवाज बनने वाले अनिल जोशी जैसे कम लोग हैं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। सभागार में मौजूद है अनिल जोशी जी, आपका अमर उजाला परिवार की तरफ से स्वागत है। बड़ी चिंता थी इसलिए तालियां आई। अब मैं उस मंत्रालय की तरफ आता हूं जिसका, और ये मंत्रालय पूरे मोदी जी के मंत्रालयों में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके का काम किया, उनके नेतृत्व में जो सड़कें बनी और उसके डेटा को जिस तरीके से वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक सीईओ की तरह गिनाते हैं अपने भाषणों में, उनके यूट्यूब के इतने फॉलोअर हो जाते हैं गडकरी जी के। उस मंत्रालय से आप जुड़े हैं, उस कामकाज को लेकर और उत्तराखंड की जो मूलभूत कुछ समस्याएं रही हैं, बहुत सारे स्टेट हाईवेज हैं जिनको नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट होना है, वो नहीं हो रहे हैं। 4 धाम को और बेहतर तरीके से जोड़ने वाली बात, आप उस मंत्रालय में बैठकर उत्तराखंड को सड़कों से जोड़ने वाले मुद्दे पर कैसे काम करेंगे, और इस मंत्रालय को जो कामकाज इतना चर्चित रहा है उस पर भी जरूर सबको बताइए। देखिए, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में रोड का पहुंचना बहुत जरूरी है। चाहे गांव तक भी अगर हम जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग, अगर किसी गांव में आपका गांव हो, वहां रोड नहीं होती तो आपकी कनेक्टिविटी कम होती है, वहां रहने वाले लोगों की कनेक्टिविटी भी कम होती है। वो 10 बार सोचते हैं यार रोड तो है नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए रोड तो इंसान के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विकास के लिए भी जरूरी है। अगर रोड जाती है तो गांव में डॉक्टर जाता है, टीचर जाता है, गांव के अंदर बाकी के सारे डिपार्टमेंट जाते हैं। इसलिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अच्छी रोड है। क्योंकि अब हमारी लगभग ये बहुत सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करके, क्योंकि मैं उस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष था 2000 में, तो मुझे तब 2 रोड मिली थी, एक सल्ट में और एक कौसानी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे। तो वहां लोगों ने बहुत जश्न मनाया था कि हमको रोड मिल गई। आज सौभाग्य की इन 24 सालों के अंदर लगभग हमने हर ग्राम पंचायत को, गांव के अंदर नहीं, हर ग्राम पंचायत तक हमने रोडों को जोड़ा है। अब जरूरत है, क्योंकि गांव की टोपोग्राफी की भी ऐसी है कि कोई तो ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कहीं है, तो उन तक भी रोडें जाएं। तो इस बार के बजट में वो प्रोविजन किया गया है पीएमजीएसवाई के, तो रोडों की कनेक्टिविटी जरूरी है।
सेकंड, आपने बोला कि जो स्टेट हाईवेज हैं वो नेशनल हाईवे में कैसे चेंज हो, उनकी जिस प्रकार की आज की आधुनिक रोडें हैं तो उन रोडों में हाईवेज के रूप में डेवलप हो। और हम सबका सौभाग्य है कि 2017 में मैं मंत्री था, नितिन गडकरी जी ने मुझे स्वयं बोला था, अजय जी आप के वहां ऑल वेदर रोड मिल रही है, तो उन्होंने कहा 4 धाम के लिए रोड मिल रही है, तो मैंने कहा हाँ, तो ऐसे ही बात आई, तो मैंने कहा भाई कि एक धाम छूट रहा है, तो नितिन जी का ये कहना था, अजय जी हर पहाड़ के अंदर आपके धाम है। मैंने कहा नहीं, मैं वो धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे गांव के हर जगह के धाम है, मगर मैंने कहा एक धाम और छूट रहा, उसका नाम है कैलाश मानसरोवर धाम, यानी कि आदि कैलाश तक मेरी रोड पहुंचे। और इस सौभाग्य की आप सबकी जानकारी में भी देना चाहता हूं कि मेरी ऑल वेदर रोड 4 धाम के लिए नहीं है, 5वें धाम के लिए भी है, और वो टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ होते हुए, धारचूला होते हुए लीपुलेख तक जाती है, और इसलिए आदि कैलाश तक वो रोड जाती है, तो 5वें धाम के लिए भी रोड जाती है, और उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शुरू किया। मेरा सौभाग्य है कि ये काम करने का मुझे अवसर मिला, और आज आप देख भी रहे हैं कि आज हमारी थोड़े दिनों के अंदर दिसंबर तक हम देहरादून और दिल्ली को भी कनेक्ट कर देंगे। करीब 213 किलोमीटर की रोड बनेगी, और इस रोड के माध्यम से लोग 2 से 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं जब पिछले संवाद के लिए आ रहा था तो वहां पर काम शुरू ही हुआ था नदी के मार्ग में, और अभी जब हम आए तो हमने देखा कि कितनी तेजी से काम हुआ है। लगभग काम पूरा होने को, और जो मजदूरों को और इंजीनियरों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं, ट्रक है, वो चल रहे थे उस सड़क पर। लेकिन एक पत्रकार के रूप में भी और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो दिल्ली से यहाँ आता है, उसकी चिंता यह है कि हमने सड़क के नदी के किनारे बनी हुई सड़कें तो बहुत देखी है, नदी के भीतर से इतनी लंबी सड़क कहीं नहीं देखी। तो एक चिंता जो होती है पर्यावरण की दृष्टि से वो ये है कि नदी के रास्ते में अगर इतनी बड़ी सड़क बन गई है तो पर्यावरण के मुद्दों का क्या होगा। कभी नदी में इतना ज्यादा पानी आ जाएगा, कभी ऊपर से जो ग्लेशियर पिघलने वाली बात हुई है, या जो घटनाएं होती जिनको हम रोक नहीं सकते, बादल फटने वाली या पानी अचानक आने वाली, ऐसे मौकों पर इस तरह की सड़क का क्या होगा। उस सड़क को देखकर अच्छा भी लगता है कि हम 2.5 घंटे में 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। गडकरी जी भी कहते रहे, आज आप भी संवाद के अमर उजाला के मंच से कह रहे हैं। एक चिंता लेकिन उस सड़क को देखकर ये होती है कि जब वहां नदी, क्योंकि नदी के रास्ते में आपने सड़क बनानी तो नदी कहां जाएगी। आपका कहना ठीक है, वो मैंने भी देखा है, मगर मैंने उसके बाद मैंने जानकारी जुटाई भी, तो जानकारी जुटाने के बाद मेरी भी जानकारी में आया कि उसकी पूरे तरीके से टेक्निकली तरीके से उसको सर्वे किया है हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे जितने भी लोगों ने उसका अलाइनमेंट टेस्टेड किया है, उस अनुसार उसमें जो पिलर पड़े हैं उसमें अगर कोई नदी आएगी, मैंने यही बात थी कि भी बहुत ज्यादा नदी आएगी, तो उस दृष्टि से वो पिलर्स भी बनाए गए और उसके पानी का जाने का रास्ता भी उसमें निकलेगा। और अभी आप हम लोग जाएं तो अगर हम आसाम और उधर की नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो ब्रह्मपुत्रा के अंदर करीब करीब 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जो है नदी पर ही हम लोग एलिवेटेड पुल को लेकर के ले जाते हैं। उसका पूरा टेक्निकली तरीके से सर्वे किया है, अलाइनमेंट का पूरा सर्वे है, और भगवान ना करे कि इतना खतरनाक कोई आपदा आए जिससे कि रोड को नुकसान हो, नदी भी चलते रहे और रोड का भी आनंद हमारे लोग लेते रहे। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे इंजीनियर्स आपकी उस शंका में और मेरे शंका में सफल हो। हम भी देवभूमि में बैठे हैं, प्रार्थना और उम्मीद ही कर सकते हैं। विकास अनिल जी भी मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, और उनकी चिंताओं को हम समझ सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक चिंता है जो आजकल जब बार बार दिल्ली में तो हमें पता है थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सारा मोहल्ला भर जाता है। एक बहुत दर्दनाक हादसा भी हुआ कि 3 युवा जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे, वो पानी में, तो हमको पता नहीं, क्योंकि उसके बाद एक बात जो कही जाती है, जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं, अनुपम मिश्र जी भी मुझसे कहा करते थे, अनिल जी जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई पानी आपके रास्ते में नहीं आया है, आप पानी के रास्ते में आ गए हो। जब इस बात को सुनते समझ में आता गलती पानी की नहीं है, गलती तो इंसान की है, लेकिन साथ में विकास भी करना है, दोनों को साथ में कैसे चलाएं, बड़ा प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसको आपने लिपुलेख का जिक्र किया था और छुआ था, आजादी के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें बड़ी चिंता का विषय रहा, और शुरुआत में शायद हम उतना काम नहीं कर पाए जो पड़ोसी देशों ने कर लिया। हम इस तरफ से झांक के देखते हैं तो वहां गांव बस रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कें काफी समय तक उपेक्षित रही, लेकिन अब उस पर काम हो रहा है, जो लिपुलेख वाली, और आप उसको लेकर अपनी योजना और चिंता दोनों मुझसे साझा कर रहे थे। मैं चाहता हूं थोड़ा जिक्र उसका आ जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी। मेरे को जब ये दायित्व सड़क एवं परिवहन मिला तो स्वयं मैं दिल्ली से लेकर के हल्द्वानी और हल्द्वानी से सीधे टनकपुर पिथौरागढ़ होते हुए लीपुलेख तक
सड़क मार्ग से ही गया। और दूसरा काम मैंने ये किया कि उस टूर को करने के बाद तुरंत मैंने बद्रीनाथ और माणा तक मेरा जाने का सौभाग्य मिला। तो मुझे 2-3 चीज अच्छी लगी कि सड़क तो हमने पहुंचा दी, अच्छी सड़कें पहुंचाई है, मगर यह है कि सड़क बनने के बाद भी बहुत सारा हमारा पहाड़ी क्षेत्र से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान होने का कारण क्या है कि हमने रोडें काटी हैं, फ्रेश रोडें कटी हैं, और कुछ जगहों पर अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप बिना विस्फोट के रोड्स बनाएं, क्योंकि विस्फोट डालने के बाद क्या होता है कि पहाड़ों के अंदर दरारें पड़ती हैं और पानी पहुंचने के बाद उसका नुकसान होता है। मगर मुझे लगता है कि अब हमारी लगभग ये सारी चीजें पूरी हुई हैं। सड़कों का अंतिम गांव तक पहुंचना सफल हुआ है, चाहे माणा अंतिम गांव है, चाहे आदि कैलाश गांव नहीं है, मगर अंतिम गांव गुंजी और कुट्टी है, वहां तक हमारी सड़कें पहुंची। जोलिंगपोंग तक सड़कें पहुंची हैं। तो ये सड़कें तो हमने पहुंचाई हैं, मगर ये भी जरूरी है कि हमको अच्छी कनेक्टिविटी देंगे तो तभी हम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि फिर अभी मैंने कहा 2.5 घंटा, तो मैंने कहा ये अगर आप देहरादून के अंदर भी देखो तो आपको कई घंटे लग जा रहे हैं। रोडों की आपकी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको एक समस्या का समाधान और दे रहा हूं मैं। करीब 52 किलोमीटर का हम देहरादून के बाहर एक रिंग रोड बना रहे हैं, और करीब 42 किलोमीटर का एक रोड हम बनाने वाले हैं जो देहरादून को बाईपास करते हुए मसूरी तक जाएगा। और यही नहीं कि आपको सबसे बड़ा हमको एक प्रॉब्लम रहती है कि हमने बहुत अच्छा ऑल वेदर रोड बनाया है, लाखों श्रद्धालु आज हमारे चारधाम को आते हैं, और लोकल का प्रेशर भी बहुत रहता है। अच्छी सड़क बनने के कारण से कुमाऊं के लोग भी, बागेश्वर, कपकोट, बैजनाथ और अल्मोड़ा के लोग भी इसी कर्णप्रयाग होते हुए ऋषिकेश तक आते हैं। और होता क्या है कि ऋषिकेश में आकर जाम में फंस जाते हैं और घंटों फंसते हैं। आप में से बहुत लोग फंसते होंगे। मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे मंत्रालय मिलने के साथ ही मेरा जिसकी उसकी टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी होती है, हाई पावर कमेटी भी बनती है। तो हाई पावर कमेटी के बाद भी हमारे को ऋषिकेश से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के ढालवाला टी पॉइंट तक, उसमें हम पूरा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, और छोटी छोटी 5 टनल भी बनाएंगे। करीब 18 किलोमीटर का पूरा ऋषिकेश बाईपास बना रहे हैं। तो ये भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अब क्या है कि रोड सेक्टर में डेवलपमेंट तो होने ही होने हैं। आपने बोला कि नुकसान हो रहा है, तो अब नुकसान तो हो ही रहा है। नुकसान के साथ साथ हमें अपनी कनेक्टिविटी भी अच्छी चाहिए। तो मैं इसीलिए आपको बोला हूं कि ये सारी चीजें, अब नैनीताल वाली रोड में आप बोलेंगे अब अगले कुछ दिनों में काम चलने वाला है कि काठगोदाम से लेकर नैनीताल तक अभी हमारी सिंगल लेन है, अब उसको हम डबल लेन करने वाले हैं, उसको भी चौड़ी करने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत है। लोग जाते हैं आते हैं और लोग घंटों फंसते हैं। तो हमको अब मेरे पास तो मंत्रालय ऐसा है कि मैं चाहे कैसी भी रोड बनानी है और सुविधाजनक बनानी है। हम उम्मीद ही करेंगे टमटा जी कि आप विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए बीच में ऐसी सड़कें बनाएं जो जिससे उत्तराखंड विकास की नई राह पकड़े। आखिरी सवाल, क्योंकि आपको भी कार्यक्रम में जाना है, हमारे भी आगे बहुत सारे सत्र, समय की सीमा है, लेकिन आप जिस मंत्रालय में गए उसके मंत्री बहुत चर्चित रहते हैं नितिन जी, तो उनकी कार्यशैली, और क्या ऐसा कुछ है क्या कि नितिन जी को लेकर जो लगातार चर्चाएं आती हैं कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं, मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मेहनत के साथ भारतवर्ष को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनाने में लगातार नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं, और नितिन जी का भी वही योगदान है। और हमारा सौभाग्य है कि हमको भी अभी जो काम दिया गया है तो 2047 तक भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें कैसे हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और नितिन जी बहुत विजनरी सोच के व्यक्ति और बहुत पॉजिटिव हैं, और मुझे लगता है कि नितिन जी के साथ काम करके और प्रधानमंत्री जी जिस दिशा को भारत में ले जाना चाहते हैं भारतवर्ष को, उसको हम बहुत जल्दी सड़क मंत्रालय, जो कि भारत का डिफेंस के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जिसका बजट है, प्रोविजन है, 3 लाख करोड़ का बजट है, तो इसलिए उसको हम आने वाले समय के अंदर और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, भारतवर्ष में रहने वाले सभी राज्यों को, सभी लोगों को सड़कों का बहुत अच्छा लाभ मिले, यहाँ की जनसंख्या के अनुसार हमारी सड़कें बने। मैं इसलिए दोबारा जोड़ रहा हूँ कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है तो गाड़ियां भी बहुत है, तो उस हिसाब से हमारी गाड़ियां और बढ़नी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि हम आने वाले समय के अंदर नितिन जी और प्रधानमंत्री जी जो जिस दिशा में चल रहे हैं वह काम को हम पूरा करेंगे। अजय टमटा जी, अमर उजाला के संवाद में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सोच के साथ, स्ट्रेटेजिक सोच, रणनीतिक सोच जिसको बोलते हैं, उसके साथ आपको ऐसा मंत्रालय दिया गया है, और आपका ये
जिला पंचायत से लेकर संसद तक का जो सफर है वो इस मंत्रालय में आकर और ज्यादा परवान चढ़े और आप उत्तराखंड के विकास को नई दिशा दें। अमर उजाला की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।